बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 12 और इसमें लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस टॉपिक में भी इंट्रोडक्टरी थोड़ी सी डिस्कशन है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पेश आई, ज़रूरत क्यों है? बिकॉज हमारे सेल्स को एनर्जी के लिए और सेलुलर मटेरियल्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है। और हमारे इन्वायरमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, बल्क मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, जबकि हमारे सेल्स को वो न्यूट्रिएंट्स वेरी स्मॉल डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स की फॉर्म में चाहिए होते हैं। ऐसे पार्टिकल्स की फॉर्म में चाहिए होते हैं जो हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन्स में से क्रॉस कर सकें, डिफ्यूज कर सकें, एब्जॉर्प्शन जिनकी हो सके। जबकि हमारे एनवायरनमेंट में हमें जो फूड्स मिलती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो मैक्रो फॉर्म में होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन्स हम इनटेक करते हैं एंड प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनको हमारे सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हमें न्यूट्रिएंट्स फैट्स की फॉर्म में मिलते हैं और फैट्स को डायरेक्टली, लार्जर फैट्स को हमारे सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हमें न्यूट्रिएंट्स स्टार्च की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में मिलते हैं, लार्ज बल्क मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलते हैं जिनको हमारे सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हमारे सेल्स को प्रोटीन्स नहीं, अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड हैं। हमारे सेल्स को स्टार्च नहीं, ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, मोनोसेक्राइड्स रिक्वायर्ड हैं। हमारे सेल्स को फैट्स नहीं, फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड हैं, सिंपलर फॉर्म्स रिक्वायर्ड है, छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। तो ऑफ कोर्स एक ऐसे सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, जो एनवायरनमेंट से मिलने वाले इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करके, हाइड्रोलाइज करके, ब्रेक करके सिंपल टाइप के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सके। और ये टास्क परफॉर्म किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। और डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, आज के इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम ये डिस्कस करेंगे। और कौन से एनिमल में डाइजेशन का कौन सा प्रोसेस जो है वो किस मेथड से होता है, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या मेथड्स हैं, हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। होलो मीन्स कंप्लीट और जुओ का वर्ड यू नो दैट एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। होलोजोइक कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। चैप्टर 5 आपने पढ़ा, क्लासिफिकेशन किंगडम्स पढ़े आपने वहां पे डिफाइन किया कि एनिमल्स जो हैं इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन का मेथड कौन सा है? इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक मेथड। इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफिक मेथड और कंप्लीट एनिमल लाइक न्यूट्रिशन मेथड इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं हम उनको समराइज करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमेशा एनिमल्स में होता है इंजेशन। एनिमल्स बाहर से फूड मटेरियल्स को अपनी बॉडीज में टेक इन करते हैं एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड इंजेशन। फूड इंजेस्ट होके हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चली जाती है, पेरिस्टॉलसिस मूवमेंट उस फूड को मूव करती है और उसके साथ ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स,
heavier molecules, bulky molecules are converted into simpler, smaller and diffusible molecules. जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स हैं, तो उनको ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिनका डिफ्यूजन हो सकता है डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में, डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के लिए एनिमल्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। सो द कन्वर्जन ऑफ लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इज कॉल्ड डाइजेशन। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जब डाइजेशन हो जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड को एनिमल के सेल्स में एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि उसके सभी बॉडी सेल्स तक फूड को डिलीवर किया जा सके, पहुंचाया जा सके। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? जब फूड डाइजेस्ट हो गई, सिंपलर पार्टिकल्स बन गए और ऐसे पार्टिकल्स बन गए जिनका डिफ्यूजन हो सकता है, जो सेल की मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज करके सेल टू सेल मूव कर सकते हैं, तो फिर वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको डिफ्यूजन के जरिए हमारे सेल्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल के सेल्स में उनको एंटर कर दिया जाता है। वो जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से सिंपलर अमाइनो एसिड्स बनते हैं वो डिफ्यूज होके हमारे सेल्स में चले जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स की डाइजेशन से जो ग्लूकोज और मोनोसेकेराइड्स बनते हैं वो हमारे सेल्स में चले जाते हैं। तो डाइजेस्टेड फूड का सेल्स के अंदर चले जाना, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है असिमिलेशन। जो फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो गई, सेल का पार्ट बन गई, नाउ दिस फूड विल बी यूटिलाइज्ड। किस लिए इसको यूटिलाइज किया जाएगा? फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी और फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग सेलुलर कंपोनेंट्स। जो फूड एब्जॉर्ब होती है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स हम खाते हैं, वो डाइजेस्ट होके अमाइनो एसिड्स बनते हैं, तो अमाइनो एसिड्स हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर वो अमाइनो एसिड्स जो एब्जॉर्प्शन जिनकी हुई, उनको यूटिलाइज करके उनको जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी के अमाइनो एसिड्स बनाए जाते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। और ऐसे ही पॉलीसेकेराइड्स के ब्रेक होने से जो मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब किया जाता है और वो हमारे सेल्स में जाके रेस्पिरेशन का प्रोसेस आपने चैप्टर 11 में पढ़ा, उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक किया जाता है और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज कर लिया जाता है। तो एब्जॉर्ब हुई फूड को एनर्जी गेन करने के लिए और सेलुलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूटिलाइज करने का, यूज करने का प्रोसेस जो है, दिस इज कॉल्ड असिमिलेशन। और इसके बाद लास्ट स्टेप होता है, दैट इज कॉल्ड इजेशन। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाई, जो अनडाइजेस्टेड मैटर बाकी बच गया, उसको बॉडी से एक्सपेल किया जाता है, उसको एलिमिनेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। एंड दिस एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड इजेशन। सो दीज आर 5 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। और बच्चों, आप ऑनवर्ड जितने भी एनिमल्स में न्यूट्रिशन पढ़ोगे, आप टॉपिक डिस्कस करोगे डाइजेशन इन अमीबा, डाइजेशन इन हाइड्रा, डाइजेशन इन प्लेनेरिया, डाइजेशन इन कॉकरोच एंड सो ऑन। उसमें आप सिर्फ ये डाइजेशन का प्रोसेस नहीं बताओगे, आप उसमें ये सभी स्टेप्स बताएंगे कि हाइड्रा में फॉर एग्जांपल इंजेशन कैसे होती है, इजेशन कैसे होती है, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और डाइजेशन कैसे होती है। ऐसा ही हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन अमीबा। यू नो दैट अमीबा एक प्रोटोजोन है, यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। इसका साइंटिफिक नेम अमीबा प्रोटियस। ये अमीबा प्रोटियस एक प्रोटोजोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे ये क्या फीड करता है, इसकी फूड क्या चीज होती है?
तो अमीबा बेटा स्मॉल अदर ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है। एवन के अमीबा पैरामीशियम को भी फीड कर सकता है, चैप्टर 7 में आपने पैरामीशियम पढ़ा हुआ है। और अमीबा ऑर्गेनिक मैटर के पार्टिकल्स को फीड करता है, जिसे पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर या पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। अब अमीबा में इंजेक्शन कैसे होती है? कोई भी स्मॉल एनिमल, कोई भी पैरामीशियम या कोई फूड पार्टिकल जैसे ही अमीबा की मेम्ब्रेन को टच करता है, उसके पास आता है, तो उसकी सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। यू कैन सी दिस डायग्राम। ये फूड इसके पास आई और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है। इस मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेट होने से एक मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल बन जाता है और ये फूड उस वैक्यूल के अंदर चली जाती है। और इस वैक्यूल के जो एजेस हैं, जो मार्जिन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और फाइनली ये मेम्ब्रेन से कट ऑफ होके वैक्यूल सेल के अंदर आ जाता है एंड दिस वैक्यूल इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। आपने एंडोसाइटोसिस फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में डिस्कस किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में, सेम ये वही प्रोसेस है। इवन के अमीबा ये भी करता है, अपने से बड़े एनिमल्स को, अपने से बड़े ऑर्गेनिजम्स को फीड कर सकता है। समटाइम्स ये होता है कि अमीबा, मैंने बताया, पैरामीशियम को फीड करता है। अब पैरामीशियम अमीबा के साइज का ये इससे थोड़ा सा बड़ा भी होता है समटाइम्स। उस केस में क्या होगा, ये अमीबा का कंप्लीट सेल जो है वो बहुत एक थिन बैंड बन के सारे पैरामीशियम के बाहर, होल पैरामीशियम के बाहर उसको कवर कर लेगा और इस तरह से एक लार्ज साइज का उसके अंदर फूड वैक्यूल बन जाएगा। इस तरह से अमीबा में इंजेक्शन होती है। आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन डाइजेशन। अमीबा में डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर होती है, तो इसे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। ये जो प्रोसेस हमने डाइजेशन डिस्कस किया, दिस में बी ऑफ 2 टाइप्स। डाइजेशन अगर सेल के अंदर हो रही है तो दिस विल बी इंट्रा सेलुलर, और अगर सेल से बाहर हो रही है दिस विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहां पे फूड जो है वो वैक्यूल बन के, क्योंकि सेल के अंदर आ गई, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में 2 फेजेस होती हैं। जैसे ही ये फूड वैक्यूल बन के आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो दूसरा एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी को सॉफ्ट किया जाएगा और उसको किलिंग उसकी की जाएगी, उसकी डेथ की जाएगी। उसकी डेथ कैसे होगी? तो लाइसोसोम्स आते हैं, यू कैन सी दिस पिक्चर। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, चैप्टर 4 आपने पढ़ा हुआ है। ये लाइसोसोम्स आके अपने एंजाइम्स जो है उसके अंदर रिलीज कर देंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन जो है वो पीएच एसिडिक पे होगी, 5.6 पे होगी। आफ्टर दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंज होती है और पीएच 7.3 हो जाती है। तो जब एनिमल की डेथ हो चुकी होती है एसिडिक पीएच पे, एसिडिक पीएच पे एनिमल की डेथ होने के बाद जो बाकी डाइजेशन है वो अल्कलाइन पीएच पे होती है। किस पीएच पे होती है? 7.3 पीएच वैल्यू पे होती है। जरा डाइजेशन के प्रोसेस को देखते हैं। इस इमेज से हमने शो किया, ये फूड वैक्यूल बन रहा है, फूड एंडोसाइटोसिस होकर इंजेस्ट हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फूड वैक्यूल बनता है इट इज लार्जर इन साइज। उसकी रीजन ये है अमीबा वाटर में रहता है और बाहर से फूड इस वैक्यूल में आती है, तो साथ वाटर भी इसके साथ आ जाता है। यू कैन सी दिस, जिसकी वजह से इस वैक्यूल का साइज थोड़ा सा लार्ज होता है। नेक्स्ट दिस वैक्यूल ग्रोज स्मॉलर, फिर इसका साइज छोटा हो जाएगा। जो वाटर इसके अंदर आ चुका था उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। वाटर रिमूव होगा तो वैक्यूल का साइज स्मॉल हो जाएगा। आफ्टर दैट अगेन फूड वैक्यूल बिकम्स लार्जर। इसके बाद फूड वैक्यूल लार्जर कैसे बनेगा? क्योंकि इसके साथ आके मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स, मेम्ब्रेनस वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स कंबाइन हो जाएंगे।
और लाइसोसोम्स आके कंबाइन होंगे, लाइसोसोम्स के एंजाइम्स इसके अंदर रिलीज हो जाएंगे। यू कैन चेक दिस डायग्राम। ये लाइसोसोम्स, हर लाइसोसोम के अपने एंजाइम्स, ये लाइसोसोम्स बहुत सारे आके इस वैक्यूल के साथ फ्यूज कर जाएंगे और इनके एंजाइम्स इस वैक्यूल के अंदर आ जाएंगे। और फिर ये एंजाइम्स इन वैक्यूल्स में पड़ी हुई फूड को हाइड्रोलाइज कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और डाइजेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक विल बी एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। जब इस वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट हो जाती है, स्मॉलर पार्टिकल्स इसके अंदर बन जाते हैं, तो इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन बाहर की तरफ, ये देख सकते हैं आप, चैनल्स बना लेती है। इनको रेडियल कैनाल्स कहा जाता है। ये बाहर की तरफ एक्सटेंड हो जाती है ताकि सरफेस एरिया यहां पे ज्यादा क्रिएट हो जाए और फिर इन कैनाल्स से, इन रेडियल कैनाल्स से, वैक्यूल की मेम्ब्रेन से जो डाइजेस्टेड फूड है वो बाहर साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाती है और साइटोप्लाज्म में आके फूड एब्जॉर्ब होती है तो वहां पे ही यूटिलाइज हो जाती है। तो दिस इज असिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड बची, ये छोटा सा आप सेंटर में वैक्यूल देख सकते हैं, इसमें अनडाइजेस्टेड मैटर है। तो ये अनडाइजेस्टेड मैटर फाइनली ये वैक्यूल जाके फिर से सेल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा और इसमें वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड बाहर इजेशन के थ्रू रिमूव कर दी जाएगी। एक्सोसाइटोसिस जैसे होती है, मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में से मटेरियल्स को बाहर रिलीज करना, दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हो। तो इस तरह से एक्सोसाइटोसिस से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने अमीबा में इंजेक्शन को डिस्कस किया, डाइजेशन डिस्कस की, एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन बात हुई और फाइनली अनडाइजेस्टेड मैटर को इजेस्ट कर दिया जाएगा। सो दिस वाज द डाइजेशन इन अमीबा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।